अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन आवर ऑनलाइन सेकंड लेक्चर। और पिछली दफ़ा हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था वो फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में था। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ई ओवर एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखें बेटा, ई ओवर एम क्या है? ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और m जो है वो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आज आपने रेशो फाइंड करनी है ई ओवर एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज और मैस रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले ये सवाल ये पैदा होता है कि हम ये ई ओवर एम रेशो फाइंड करते क्यों हैं। तो इसका आंसर जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको एंड पे बताऊंगा। तो हम सबसे स्टार्ट करते हैं अपनी आउटलाइन के मुताबिक कि हमारी आज की इस टॉपिक की आउटलाइन क्या होगी, उसी आउटलाइन के मुताबिक हम चलेंगे। तो आउटलाइन में सबसे पहले बेटा आपने इसका प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल लिखने के बाद कि इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा। ई ओवर एम जो है अगर आप वो फाइंड करना चाहते हैं तो वो किस प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो काम करेगा। फिर उसके बाद आपने उसकी डायग्राम बनानी है। डायग्राम के बाद उसी के मुतालिक आपने उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे जो फोर्सेस आपने इस्तेमाल करनी है वो दो तरह की फोर्सेस हैं। एक आपने जो लास्ट टॉपिक में हमने जो फोर्स फाइंड की थी चार्ज ओवर उसमें व्हेन चार्ज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसमें जब आपने एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स फाइंड की थी आपने वो फोर्स का रिलेशन इस्तेमाल करना है। आपके सामने ये लिख दिया है F इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी। एक रिलेशन आपने ये इस्तेमाल करना है। दूसरा रिलेशन आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का इस्तेमाल करना है। अब सवाल ये पता होता है कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स का और इस फोर्स का लिंक क्या है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बता दूंगा। बेसिकली ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसकी वजह जो है ये मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे बनती है, तो वो मैं उस जगह पे आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद बेटा आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आफ्टर सॉल्व दिस इक्वेशन वी गेट, हमने जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको आप क्रॉस हटा देंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसके बाद इन दोनों को कंपेयर करेंगे, आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा और वो रिजल्ट है ई ओवर एम इज इक्वल टू वी ओवर बी आर। यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर ये समझते हैं कि हमने ई ओवर एम रेशो निकाल ली है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि आर जो है वो रेडियस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे अननोन होगा, और v जो है वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी यहाँ पे अननोन होगी। तो b जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमें पता होगी कि हम उस रीजन पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं। ये शुरू से हमने उसको डिसाइड कर लेना है जी। अच्छा, यहाँ पे फिर अगर ये दोनों अननोन है, वेलोसिटी और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दोनों अननोन है तो आपने मेजरमेंट ऑफ रेडियस करना है। सबसे पहले आपने रेडियस को फाइंड करना है, फिर उसके बाद आपने वेलोसिटी को फाइंड करना है। इन दोनों की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देना है और आपने इसमें पुटिंग करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और एट द एंड जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो होगा ई ओवर एम इज इक्वल टू 2v डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर और आर को स्क्वायर। ये हमने रिजल्ट हासिल करना है। बेसिकली ई ओवर एम का जो रिजल्ट है वो हमारे पास ये वाला है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल क्या है? देखिए बेटा, एक बात थोड़ा सा उसको मैं समझा देता हूँ। देखिए, चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होती है ये ज़रा आप थोड़ा सा इसको सुन लें, इसको समझ लें। चार्ज जब रेस्ट के ऊपर हो, जब वो मूव न कर रहा हो, तब वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होती। आपने ये 14 चैप्टर में ये बातें डिस्कस भी की हैं। शुरू से हमने इसी बात को जो है वो लेके चल रहे हैं। पहला चैप्टर था हमारा कूलम लॉ के बारे में, वो कूलम फोर्सेस वगैरह सारा याद रखें। वहाँ पे अगर आप देखें उस चैप्टर की आप उसकी आउटलाइन देखें, उस चैप्टर का नाम देखें तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो याद रखें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है वो क्या पैदा करता है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड वो पैदा बिल्कुल नहीं करता। अब उसके बाद अगर चार्ज मूव करे विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो वो जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बातें कुछ इसमें आपको मे बी थोड़ी मुश्किल आए, लेकिन मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज होता है वो क्या पैदा करता है? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट करता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए चार्ज को मूव करना पड़ता है। फिर जब चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो वो क्या पैदा करेगा? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। फिर उसके बाद वो, अब याद रखें एक चीज़ यहाँ पे भी समझ लें, मूविंग चार्ज ओनली क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता।
क्यों नहीं जनरेट करता? अब इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज जो है वो क्यों नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता? तो वो उसमें मज़ीद हम एक चैप्टर नंबर हमारा है 16, उसमें जाके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जब डिस्कस करेंगे ना, उसमें ये क्लियर आपको आंसर मिल जाएगा। तीसरा चीज़, जब एक चार्ज विद वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तो ये 3 केस आपने ज़हन में रखने हैं। स्टैटिक चार्ज ओनली क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी क्रिएट बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो तीनों केस मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो है हमें चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टॉपिक में जाके पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल इस टॉपिक के लिए आप इसको माइंड में रखें। अच्छा, अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? अच्छा, एक और बात भी ज़रा सुन लें बेटा कि जब एक चार्ज मूव करेगा तो आपको मैं बता चुका हूँ कि मूविंग चार्ज क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। व्हेन ए बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल पास थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ डिफ्लेक्टेड। तो प्रिंसिपल को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल जो है अगर आप उसको पास थ्रू करेंगे किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी उस रीजन में मौजूद है, जिस तरह ये फिगर भी मैंने बना चुका हूँ, तो अगर आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो पास थ्रू करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन पास थ्रू करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना पड़ेगा? मूव करवाना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके गिर्द क्या पैदा होंगी? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होंगी। ये मैं आपको तीनों केस बता भी चुका हूँ। तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज की अपनी क्रिएट होंगी और आप उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भेज रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है बेटा वो चार्ज की अपनी मैग्नेटिक फील्ड और ऑलरेडी उस रीजन में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी। तो ज़ाहिर बात है चार्ज जो है बेटा वो डिफ्लेक्ट करेगा, चार्ज आपने उस आप गिवन पाथ से मुड़ने की कोशिश करेगा, मूव जो है उसको सर्कल करने की कोशिश करेगा। अच्छा, तो लिखा हुआ है यहाँ पे इट इज़ डिफ्लेक्टेड। दोबारा, व्हेन ए बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल पास थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड, जब आप उसको एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में पास थ्रू करवाएंगे तो इट इज़ डिफ्लेक्टेड, तो वो डिफ्लेक्ट होगा। तो ये इसका प्रिंसिपल है जिसके ऊपर हमारा इस E/m का जो है उसने फॉलो करना है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारी हेडिंग है फिगर के बारे में। फिगर आप बनाएंगे, आपने सबसे पहले एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये मैंने क्रॉस बना दिए ब्लू मार्कर के साथ। तो ये सारी क्या है बेटा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैं इसको यहाँ पे बना भी देता हूँ जी। ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता हुआ जब इसके अंदर इंटर होगा तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगा तो वो ज़ाहिर बात है अपने पास से मुड़ने की कोशिश करेगा, डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगा। अब याद रखें यहाँ पे 2 रूल आपने याद रखे हैं, 2 कन्वेंशन है, ये 2 रूल हैं। जब एक पॉजिटिव चार्ज किसी सर्टेन रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है तो उस पे बेटा राइट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा रूल इस्तेमाल किया जाता है? राइट हैंड रूल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब एक नेगेटिव चार्ज किसी सर्टेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है तो उसके ऊपर आपने लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है। ये कन्वेंशन है, कुछ रूल हैं जिनके मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो ज़ाहिर बात है कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे? लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड का अगर रूल आप इस्तेमाल करेंगे वो कैसे इस्तेमाल करेंगे ज़रा देखें। इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड, तो फिंगर की डायरेक्शन में आपने हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को शो करना पड़ता है। तो आपने ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज के अंदर है, वाइट बोर्ड के हमारे अंदर है, तो इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब चार्ज लेफ्ट से राइट जा रहा है तो चार्ज की स्पीड को शो करने के लिए आपने थंब का इस्तेमाल करना है। तो ये आपके पास चार्ज की स्पीड, थंब आपके पास चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ गया, फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गई है जो कि इनटू द पेज है। अब हथेली जो है, जो पाल्म है, इसको पाल्म बोला जाता है हथेली, तो हथेली के डायरेक्शन में वो चार्ज जो है वो डिफ्लेक्ट होगा। मतलब यहाँ पे ऊपर आपने जो प्रिंसिपल में लिख दिया था कि वो चार्ज क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है, तो उसके लिए आपने लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है। तो इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड, थंब की डायरेक्शन में चार्ज की वेलोसिटी आ गई और हथेली के डायरेक्शन में क्या करेगा? चार्ज डिफ्लेक्ट करेगा। अब जैसे ही चार्ज इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगा तो ये आपके पास चार्ज पार्टिकल था, इलेक्ट्रॉन वो मूव करता हुआ जब इस रीजन में इंटर होगा तो ज़ाहिर बात है हमारे रूल के मुताबिक, हमारी कन्वेंशन के मुताबिक वो चार्ज क्या करेगा? हथेली के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा।
तो वो चार्ज जो है बेटा वो डिफ्लेक्ट करेगा और वो चार्ज ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये मैंने पाथ बना भी दिया है। ये जो v है ये चार्ज की वेलोसिटी थी, अपने वेलोसिटी से वो है बेटा वो नीचे की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया। अब वो डिफ्लेक्ट करता हुआ यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपने दोबारा जो है वो लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है। अगर आप लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करें, अब चार्ज कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड, इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज नीचे की तरफ जा रहा है। आप तो आपने थंब की डायरेक्शन में चार्ज की वेलोसिटी को रखना है, तो आपने अपने हैंड को रोटेट कर देना है। अब आपके पास ये थंब की डायरेक्शन में चार्ज की स्पीड इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड, और हथेली की डायरेक्शन में चार्ज क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो वो चार्ज जो है वो मजबूर हो जाएगा, वो दोबारा यहाँ से डिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पे आ जाएगा। अब चार्ज जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, तो फिर बेटा वही रूल लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है, इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड। और अब चार्ज जो है वो इधर जा रहा है, तो अपने हैंड को जो है वो रोटेट कर ले। तो जब रोटेट करेंगे तो हथेली की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो वो जो चार्ज है वो यहाँ से डिफ्लेक्ट करेगा और इस तरह से जो है वो चार्ज एक सर्कुलर पाथ में घूमने पे मजबूर हो जाएगा। वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कंपेल करेगी, वो मजबूर करेगी उस चार्ज को कि आपने क्या होना है, डिफ्लेक्ट होना है। और वो जो डिफ्लेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू हमारा जो रूल है, लेफ्ट हैंड रूल है, उसके मुताबिक जो चार्ज है वो सर्कल में घूमना पे मजबूर हो जाएगा और इस तरह से ये चार्ज घूमता रहेगा। अब ये हमारी एक फिगर है और इसी के बारे में आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग जो है वो है एक्सप्लेनेशन के बारे में। अच्छा, कंसिडर ए नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही बातें जो बेटा आपको मैं ऊपर बता भी चुका हूँ। एक नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि इंटर होंगी, मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं। तो मैंने आपको वो 3 केस बार बार वो रिमाइंड में आपने इसको करते रहना है कि जो चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा वो क्या क्रिएट करेगा, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला, वेरिएबल वाला, दोनों क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। और रेस्ट चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो कंसिडर ए नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट द राइट एंगल टू ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन, नाउन का मतलब है कि उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको पता होगी। तो हमें उस मैग्नेटिक फील्ड जो कि यहाँ पे हमारा बी है उसकी वैल्यू हमें पता होगी, ठीक है। आप है और उसका एंगल क्या बन रहा है वेलोसिटी का, एट द राइट एंगल, और राइट एंगल में एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो ये भी आपने जो है उसको याद रखना है। एट द राइट एंगल टू ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता है, नाउन है, और वो चार्ज जो है विद वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी के साथ मूव करता है, किस एंगल के साथ, 90 डिग्री के साथ। डायरेक्टेड इनटू ए प्लेन ऑफ द पेपर, वो कहते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टेड है, इसकी डायरेक्शन है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर वो बता भी चुका हूँ कि फिंगर की डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड, और जो क्रॉस जो होता है ये शो करता है इनटू द पेज, इनटू द प्लेन या इनटू द पेज। तो ये इनटू द पेज जो है वो शो कर रहे हैं। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इज, अब यहाँ से आपने आगे इसको कैलकुलेट करना शुरू कर देना है। वही आपको मैंने ये बता भी चुका हूँ कि आपको ये रिलेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे बता दिया कि द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इज एफ बी इज इक्वल टू माइनस सी वी क्रॉस पी। अब यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करना है। जब बेटा इसको हम क्रॉस को हटाएंगे तो आपके पास साइन थीटा आ जाता है, ये वी बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड, और ये एन कैप के आ जाएगा। डायरेक्शन के बारे में बताता है, आपको पता है एक वेक्टर जो है, एक ए वेक्टर है, वो उसकी अपनी मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपने उस क्रॉस को हटाया, साइन थीटा आ गया, ये उसकी मैग्नीट्यूड और ये उसका यूनिट वेक्टर। हेयर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जो वेलोसिटी है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, जो कि आपने एक्सप्लेनेशन में भी बता दिया है, जो उसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, राइट एंगल पे है। तो एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। तो जब आप पुट करेंगे यहाँ पे तो साइन 90 डिग्री सबको पता है कि वो 1 के बराबर होता है, तो साइन 90 1 आ जाएगा, और आपके पास एफ बी जो है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो बन जाएगी माइनस ई वी बी साइन 91 हो गया, और एन कैप द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, अगर आप उसकी मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं तो वो बराबर होगी ई वी बी, और एन कैप को भी आप हटा देंगे, और एफ वेक्टर के ऊपर जो आपके पास वेक्टर का साइन आ रहा है उसको भी आप हटा देंगे। ये जो नेगेटिव है ये शो कर रहा है कि वो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे बेटा वो कोई डायरेक्शन का लिंक नहीं है इस नेगेटिव का, वो क्या शो कर रहा है कि चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो आपको ये पता है तो इसको आप नेगेटिव को भी इग्नोर आप कर सकते हैं। तो एफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई वी बी। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं इस फोर्स की।
ये फोर्स कैसे आ जाती है? अगर आप दोबारा फिगर को देखें तो वो चार्ज जो है वो आफ्टर डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ में। ये आपको नज़र भी आ रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन, वो जो चार्ज है वो मुसलसल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब याद रखें, नेचर में हमारे पास 4 फोर्सेज हैं। एक होगी ग्रेविटी की फोर्स, एक होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक होगी स्ट्रॉन्ग और एक होगी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज और एक होगी वीक फोर्सेज। इसके अलावा नेचर में कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सवाल आता है कि ये कहाँ से आ गई, ये नेचर में एग्जिस्ट करती है, ये नहीं करती। याद रखें, ये नेचर की फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स नेचर की फोर्स नहीं है। नेचर की 4 फोर्सेज हैं जो कि मैंने आपको नाम बता भी दिए। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स फिर आती कैसे है? याद रखें, सेंट्रीपिटल फोर्स की कोई ना कोई फोर्स वजह बनती है, कोई ना कोई फोर्स वजह बनती है। जिस तरह अगर आप ज़मीन और चाँद की बात करते हैं तो चाँद मजबूर है ज़मीन के गिर्द, क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो जो चाँद घूम रहा है किस पाथ में घूम रहा है? सर्कुलर पाथ में। तो ज़ाहिर बात है जो चीज़ सर्कुलर पाथ में घूमती है उसके साथ क्या आ जाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब चाँद और ज़मीन के रिलेशन में चाँद को जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चाँद को जो है वो फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स नेचर की फोर्स नहीं है, इसकी कोई ना कोई वजह बन जाती है। अब यहाँ पे जो वजह बनने वाली फोर्स है वो कौन सी है? मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वजह बन रही है किसके लिए? सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, क्योंकि वो चार्ज सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देता है। तो हमारे पास साइन 90 डिग्री 1 हो गया। अच्छा, यहाँ तक हम पहुँच आए थे। इसके बाद दिस मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू ए इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिख दिया है कि वो जो मैग्नेटिक फोर्स है ये वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है ये प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपके पास टू इलेक्ट्रॉन एंड इट विल कंपेल द इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन को मजबूर करेगी टू मूव इनटू ए सर्कुलर पाथ। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिलेशन है आपने ये पढ़ा हुआ है, Fc बराबर होता है mv² डिवाइड बाई r। अब ये इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 बना दिया है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब याद रखें, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किस वजह से आई थी? इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आई थी। तो इसलिए आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह जो है ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो एफ बी की वैल्यू EVB और जिसको आपने यहाँ पे पुट कर दिया, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है mv² डिवाइड बाई r। यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा और आपके पास इस m को अगर आप नीचे जो है वो e के जो है वो डिवाइड में लिखते हैं तो आपके पास आ जाएगा E/m इज इक्वल टू v डिवाइड बाई b/r। तो ये आपको नज़र भी आ रहा होगा आउटलाइन में। तो इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दिया था, इसको आप यहाँ पे इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। यहाँ पे आपने रुकना नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट इस बात पे आ जाते हैं कि जी बस हमने ये रिलेशन फाइंड कर लिया और यही हमारी हेडिंग भी थी E/m, तो यहाँ पे आपने रुकना नहीं है। क्यों नहीं रुकना? मसला ये है कि जो v है और r, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और r जो है वो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडियस कहाँ से आ गया? अब देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है मुसलसल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई रेडियस तो बनाएगा, यहाँ पे कोई ना कोई रेडियस तो बनाएगा जी। अब आपने यहाँ पे देखना ये है कि उस रेडियस की वैल्यू कितनी है और वो जो इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हुआ है उसकी स्पीड कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है। ये दोनों चीज़ें अननोन हैं। और बात रही मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नाउन है। अगर आप देखें एक्सप्लेनेशन में दोबारा तो ये लिखा हुआ है नाउन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसकी वैल्यू हमें पता थी। मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि हमने कितनी उसको टेस्ला दी हुई है, 3 टेस्ला है, 5 टेस्ला है, जो भी है वो हमें पता है। मसला ये है कि हमारे पास v और r जो है वो अननोन है। तो उसके लिए हेयर वेलोसिटी एंड रेडियस आर अननोन, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। तो हम अलग अलग इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, रेडियस की और वेलोसिटी की। यहाँ पे आपकी तवज्जो जो है वो बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि ये वो बातें हैं अगर आप थोड़ी सी भी आपकी तवज्जो हट गई तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी। तो आपकी कंसिडरेशन जो है काइंडली बेटा वो आपकी यहाँ पे बढ़ जानी चाहिए। मेजरमेंट ऑफ रेडियस के लिए आपने करना ये है कि एक ट्यूब कंसिडर करनी है, उस ट्यूब के अंदर आपने हाइड्रोजन गैस को फिल कर देना है एट लो प्रेशर। सवाल ये पैदा होता है कि वाई हाइड्रोजन गैस? आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन गैस को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस को आपने उस ट्यूब में फिल कर देना है किस प्रेशर पे? लो प्रेशर पे। हाइड्रोजन गैस को आपने फिल कर दिया लो प्रेशर के ऊपर, और याद रखें ये ट्यूब है, ये आपके पास ये जो डॉटेड नज़र आ रहे हैं ये है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर। उसके बाद
ये आपके पास इलेक्ट्रॉन, और याद रखें ये जो आपके पास हाइड्रोजन गैस की जो ट्यूब आपने ये फिगर बनाई हुई है ये किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, मतलब आपने यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं कि ये यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पे जो है वो ये ट्यूब जो है उस रीजन में है, उस जगह पे है जी। अच्छा, अब जो है ये इलेक्ट्रॉन आएगा, मूव करेगा, तो ज़ाहिर बात है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके साथ टकराएगा, हाइड्रोजन एटम के साथ टकराएगा। हाइड्रोजन गैस फिल की गई है एट लो प्रेशर के ऊपर, और वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के साथ टकराएगा, उसके साथ कोलाइड करेगा, और कोलाइड करने से होगा ये कि हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। दोबारा मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस ट्यूब के अंदर इंटर होगा और वो जो ट्यूब फिल की गई है हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर के साथ और उसको रखा गया है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस ट्यूब में इंटर होगा तो वो हाइड्रोजन के एटम के साथ कोलाइड करेगा। अब जैसे जैसे वो हाइड्रोजन के एटम के साथ कोलाइड करेगा तो होगा ये कि हाइड्रोजन के एटम क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी एटम ज़्यादा देर एक्साइटेशन स्टेट में नहीं रह सकता। अच्छा, एक और बात भी ज़रा सुन लें, इलेक्ट्रॉन को हमने आज तक देखा नहीं है कि ये कैसे दिखता है, कैसे नज़र आता है, क्या होता है, क्यों, उसका आंसर आपको चैप्टर नंबर 19 और 20 में जाके मिलेगा। अनसर्टेनिटी पाई जाती है, अगर आप उसका मोमेंटम फाइंड करें तो पोजीशन नहीं पता चलती, अगर आप पोजीशन फाइंड कर लें तो मोमेंटम नहीं पता चलता, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को बेटा देखना मुश्किल है। अब ये जो सारा काम कर रहे हैं ना, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का हम रेडियस को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन का रेडियस कितना बनेगा, वो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा। ये रेडियस जो है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं है तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, तो उस मसले का हल के लिए ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा, हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर के ऊपर फिल कर दिया, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे, टू मेजर द रेडियस वी फिल द ट्यूब विद हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर। दिस ट्यूब इज प्लेस इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस ट्यूब को एक रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया ऑफ नाउन वैल्यू, और उस मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो नाउन है, जो कि आपने इस जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है। एज द इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द ट्यूब, जब इलेक्ट्रॉन इंटर होगा ट्यूब के अंदर, इट बिगिन टू मूव अलोंग ए सर्कल, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अलोंग ए सर्कल मूव करना शुरू कर देगा। अब उसके बाद अलोंग द सर्कल अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो अलोंग द सर्कल जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। द इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद द एटम ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, एंड इट विल एक्साइट द एटम ऑफ हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन के एटम को क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा। व्हेन द एक्साइटेड एटम रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट, जब वो एक्साइटेड एटम जो होगा वो अपनी एक्साइट ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा। आपको पता होना चाहिए कि जब एक एटम एक्साइट होता है और थोड़ी देर बाद जब वो डी एक्साइट होकर अपने इनिशियल लेवल पे आता है, तो वो क्या करता है, लाइट को इमिट करता है, क्योंकि वो जो एनर्जी उसने ऑब्जर्व की थी ड्यूरिंग एक्साइटेशन और ड्यूरिंग एक्साइटेशन, तो उसके बाद जब वो डी एक्साइट होगा तो वो जो एनर्जी उसने ऑब्जर्व करके किसी हायर शेल के ऊपर गया है, तो वो एनर्जी दोबारा क्या करेगा, रिलीज करेगा, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है, वो जो एटम है, वो अपनी एनर्जी को डी एक्साइट करेगा इन द फॉर्म ऑफ विजिबल, रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट, दे इमिट लाइट, और वो लाइट को इमिट करेगा, एंड देयर पाथ बिकम विजिबल एज ए सर्कुलर रिंग, और उसका इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो विजिबल हो जाएगा किस फॉर्म में, सर्कुलर रिंग में। आपको ये फिगर नज़र आ रही है कि ये सर्कुलर पाथ में जाएगा, तो ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जब मूव करेगा ना इस जगह पे, तो जब इलेक्ट्रॉन अपने पास से गुजर जाएगा तो थोड़ी देर बाद वो जो हाइड्रोजन के एटम होंगे वो डी एक्साइट होंगे और वो लाइट इमिट करेंगे। जब वो डी एक्साइट होंगे तो वो क्या इमिट करेंगे, लाइट करेंगे इन द विजिबल फॉर्म में वो लाइट इमिट करेंगे। द रेडियस ऑफ द रिंग कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। ये ऐसे ही है, इसकी एक सादा सी एग्जांपल दे दूं कि अगर आप किसी देहात या गांव में जाएं, तो अगर आप गाड़ी पे हैं, तो जब आप उस जगह, मान लें कि वो जो कच्ची सड़क है वहाँ रोड नहीं है, तो जब उस जगह से आप गुजरेंगे तो थोड़ी देर बाद अगर आप मिरर में देखें तो आपके गुजरने के साथ साथ क्या उड़ रही होती है, मट्टी उड़ रही होती है, जो कि इस बात की गवाही होती है कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो यहाँ से गुजरी है या आप जा रहे हैं वहाँ से। ये ऐसे ही है, जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस में, उसमें हाइड्रोजन गैस जो है लो प्रेशर में, उसमें से जब गुजरेगा तो थोड़ी देर बाद एटम क्या होंगे, डी एक्साइट होंगे, और वो क्या इमिट करेंगे, लाइट इमिट करेंगे, और इस बात का सबूत होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरा है। तो इस तरह से आप उसका रेडियस बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। अब उसका रेडियस आप फाइंड कर सकते हैं, तो द रेडियस कैन बी इजली मेजर्ड। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी की तरफ जाते हैं। इसके लिए आपको एक प्रिंसिपल याद होना चाहिए। आपने फर्स्ट ईयर में एक प्रिंसिपल पढ़ा था कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है कि W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हैं जी।
तो एज वी नाउ दैट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इज W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो W है वर्क डन है, याद रखिए मैकेनिक्स में हमारे पास वर्क डन क्या था, फर्स्ट ईयर में आपने सब ने पढ़ा हुआ है FD, और आपके जेहन में भी यही आ रहा होगा। लेकिन जब आप बात करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी में जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है QV, Q फॉर चार्ज, और V यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कहेंगे वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी नहीं है, V यहाँ पे वोल्टेज है। वोल्टेज है वो वोल्टेज जो आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के लिए देते हैं, या कोई भी चार्ज हो आपके पास होगा। तो लिख दिए मैंने यहाँ पे सिंस W इज इक्वल टू QV, Q चार्ज, V वोल्टेज, और Q जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो आपने Q की जगह E पुट कर दिया, तो W आ जाएगा आपके पास VE के बराबर, V फॉर वोल्टेज नॉट वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है। अब यहाँ पे पुट इन इक्वेशन नंबर A में पुट करें तो A में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी है, और आप सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है 1/2 mv का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो V है ना, ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है इलेक्ट्रॉन की, ये V यहाँ पे स्पीड नहीं है। आप इसको फ़र्क जो है वाज़े रखना है, बेशक चाहें तो इसको इस V को थोड़ा सा आप कैपिटल बोल्ड फेस के साथ लिख दें, और इसको आप लाइट फेस के साथ लिख दें, ताकि आपको पता चल जाए कि ये वोल्टेज है और ये क्या है, वेलोसिटी है। अब उसके बाद आपका ये, अगर आपको ये बातें क्लियर ना होंगी तो आपको बड़ा दिल करेगा कि इस V को और इस V को कैंसिल कर दें, मतलब ये आपके पास ये भी V है, ये भी V है, आप कैंसिल करेंगे, दिल भी करेगा, लेकिन आपने ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना, आपने इसको रोकना है, क्योंकि ये बेटा क्या है, V वोल्टेज, और ये V क्या है, स्पीड, तो ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। अब आपने करना ये है कि इस V स्क्वायर को इधर रहने दें और M को इधर ले जाएं, तो आपके पास आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ, तो आपके पास इस 2 किधर ले जाएं, 2VE, और M को नीचे ले आए तो M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V का स्क्वायर। अब यहाँ पे V स्क्वायर है, आपको V फाइंड करना था, तो इसको इस तरह करें, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2VE डिवाइड बाई M का स्क्वायर रूट। अच्छा, उसके बाद 2VE डिवाइड बाई M का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे आपने इस V के वैल्यू लिख दिया, पुट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 आपको नज़र भी आ रही होगी, इसमें आपने अब वो वैल्यू पुट की थी, क्योंकि यहीं से आगे बात स्टार्ट हुई थी कि रेडियस और वेलोसिटी अननोन है। तो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो पुट लेने के बाद आपने यहाँ पे लिख दिया टेक स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि आपको E और M चाहिए। तो अब मसला ये है कि एक M यहाँ पे भी आ रहा है, एक M यहाँ पे भी आ रहा है, और E भी यहाँ पे आ रहा है, एक जो है E का स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए आगे सारी मैथ है, आपने टेक स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ से स्क्वायर लें, तो आपके पास आ जाएगा A का स्क्वायर डिवाइडेड बाई M का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका आप अलग अलग स्क्वायर ले लें, इसका अलग स्क्वायर आएगा, इसका अलग स्क्वायर आएगा। स्क्वायर लेने के बाद होगा ये कि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट, और उसके बाद आपके पास जो है सिचुएशन आ जाएगी 2VE डिवाइडेड बाई M। स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अंडर रूट जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा B का स्क्वायर और R का स्क्वायर। यहाँ पे कैंसिल क्या होंगे, एक E स्क्वायर यहाँ पे है, एक E यहाँ पे है, एक E से कैंसिल हो जाएगा, एक M स्क्वायर यहाँ पे, एक M यहाँ पे, और एक M भी कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा E ओवर M इज इक्वल टू 2V डिवाइडेड बाई B का स्क्वायर R का स्क्वायर। हियर यहाँ पे एक बात और भी सुन लें जी, अब आपके ज़हन में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे करने का फ़ायदा क्या है कि V फिर आ गया। याद रखें, यहाँ पे V स्पीड थी, यहाँ पे V क्या है, स्पीड है, वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पे V स्पीड नहीं है, यहाँ पे V क्या है, वोल्टेज है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो हियर V इज़ द वोल्टेज विच इज़ अप्लाइड टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन। ज़ाहिर बात है, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए कोई ना कोई वोल्टेज हमें चाहिए होगी, तो वो जो वोल्टेज हम देंगे, मिसाल के तौर पर ये आपके पास कह लें कि एक कैथोड बना लेते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसको आपने यहाँ पे उसको वोल्टेज दी हुई है प्लस नेगेटिव, इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जनरेट हुए, तो प्लस नेगेटिव। अब इसकी वैल्यू आपको पता होगी कि आपने कितना वोल्टेज दिया है, 50 वोल्ट दिया है, 20 वोल्ट दिया है, जितने भी दिए हैं आपको वो पता होगी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी आपको पता होगी, और रेडियस का जिक्र आप ये सारा कर चुके हैं, वो भी पता होगा। अब आप बड़े आसानी के साथ वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास E ओवर M रेशो आ जाएगी। आखिर पे वो शुरू में हमने जो बात डिस्कस की थी कि हम E ओवर M रेशो फाइंड क्यों करते हैं, तो E ओवर M रेशो जो है बेसिकली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए किया जाता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हम देख नहीं सकते, हमें पता नहीं है वो कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल भी हम कंसिडर करते हैं। तो हम करते क्या हैं, अब ज़ाहिर बात है पार्टिकल है तो उसका मास तो होगा, अगर आपने देखा नहीं है तो उसको आप कैसे पकड़ के तोल सकते हैं।
तो उसके लिए हमने E/M रेशो का इस्तेमाल किया ताकि उससे हमें अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। और अब हमें ये पता है तो इसकी जगह हम पुट करके हम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हैं। और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है m इज इक्वल टू 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31 किलोग्राम। तो बेटा इसको लाजमन आपने प्रैक्टिस करना है, लेंथी टॉपिक है, इजी है, लेंथी ज़रूर है, तो आपने इसको लाजमन 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करना है, तब जाके ये आपको समझ आएगा। सारी बातें मैंने बता दी हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।